नमस्कार दोस्तों, स्टडी विथ मस्ती चैनल पर आप सभी लोग का स्वागत है। और हम लोग देख रहे हैं पॉलिटी के क्वेश्चंस, और पॉलिटी के क्वेश्चंस में 1 से 20 तक के क्वेश्चन हम लोग देख चुके हैं। और 21 तक का क्वेश्चन, 21वां नंबर क्वेश्चन आप लोग के लिए होमवर्क के रूप में दिया गया था और आपके सामने है। चलिए इसके आंसर कर लीजिए। आपको काउंट डाउन शुरू कर देते हैं। तो इसको बताइए निम्नलिखित में से कौन सा सही है, और आपको बताना है कि अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली की विशेषता। तो इसमें से बताइए कि अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली की विशेषता कौन कौन सी होगी। और ये यूपीपीसीएस मेंस 2014 का एक क्वेश्चन है, तो इसको विद इन टाइम आंसर करने की कोशिश करिए। तो देखिए, अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का सबसे अच्छा उदाहरण अमेरिका है। जहां पर अब देखिए अमेरिका है, जहां पर कार्यकारिणी का प्रमुख जो होता है क्या होता है, राष्ट्रपति होता है। ये करेक्ट है। राष्ट्रपति अपने मंत्रिपरिषद का चयन स्वयं करता है, ये भी सही है। राष्ट्रपति अपने मंत्रिपरिषद का चयन स्वयं करता है। अमेरिका में राष्ट्रपति की अधिकार है कि वो अपने घर के आदमी को भी कोई मंत्रालय दे सकता है, भले वो किसी संसद का सदस्य माने किसी भी सदन का सदस्य ना हो। अमेरिका में जो है घर के आदमी को भी, अपने घर के आदमी को मंत्री बना सकता है। अब देखिए, राष्ट्रपति व्यवस्थापिका को भंग नहीं कर सकता है, ये बात सही है। कुछ अधिकार हैं, तो कुछ अपने यहाँ जो है प्रधानमंत्री व्यवस्थापिका को भंग कर सकते हैं राष्ट्रपति की सलाह पर। राष्ट्रपति को सलाह देंगे कि भंग करने का, और राष्ट्रपति भंग कर देंगे। तो ये देखिए, अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली की विशेषता कौन कौन सा हो गया। कार्यकारिणी का प्रमुख राष्ट्रपति होता है, ये भी बात सही है। राष्ट्रपति अपने मंत्रिपरिषद का चयन स्वयं करता है, ये भी बात सही है। राष्ट्रपति व्यवस्थापिका को भंग नहीं कर सकता है, ये भी बात सही है। और जब तीनों सही है तो ऑप्शन डी आपको यहाँ पर क्या होगा, करेक्ट आंसर हो। उपयुक्त वर्णित सभी तथ्य क्या है, सही है। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। तो देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली की विशेषता है कि कार्यकारिणी का प्रमुख जो है राष्ट्रपति होता है। राष्ट्रपति अपने मंत्रिपरिषद का चयन स्वयं अपने विवेक से करता है, तथा राष्ट्रपति व्यवस्थापिका अर्थात संसद को भंग नहीं कर सकता। तो ये अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली की प्रमुख विशेषताएं हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों, और इसका आंसर करें विद इन टाइम फटाफट। क्या कह रहा है इसमें, भारत में प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है कि, तो भारत में प्रजातंत्र किस तथ्य पर आधारित है, इसको बताना है आपको। भारत में प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है कि, ये बिहार पीसीएस 94 का एक क्वेश्चन है। तो भारत का प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है कि जनता को सरकारों को चुनने तथा बदलने का अधिकार प्राप्त है। ये कैसे, आप जानते हैं कि सरकार, जनता जो अपने प्रतिनिधि को चुनती है, और वही प्रतिनिधि जाकर के सरकार को चुनते हैं या सरकार बनाते हैं। और उसके बाद बदलने का अधिकार ये है कि भाई सरकार अगर अच्छा काम नहीं करेगी तो आप जानते हैं कि समय समय पर चुनाव भी होते रहते हैं, अगले 5 साल में फिर सरकार, जनता आपको बदल देगी। तो ऑप्शन सी आपको यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न पर इसके व्याख्या पर चलते हैं। भारत में प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है कि जनता को सरकारों को चुनने
एवं बदलने का अधिकार है। अर्थात जनता अपने मतदान के अधिकार के द्वारा ही प्रतिनिधियों का चुनाव करती है और ये प्रतिनिधि ही शासन सत्ता का संचालन करते हैं। जब ये प्रतिनिधि जनता के कल्याण एवं शासन सत्ता का संचालन सही या उचित तरीके से नहीं करते, तब जनता चुनावों समय समय पर चुनाव होते रहते हैं के माध्यम से सत्तारूढ़ दल या सरकार को पराजित कर क्या करती है, हटा देती है। तो ये भारत का प्रजातंत्र इस प्रकार से काम करता है। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर करिए फटाफट, विद इन टाइम आंसर करने की कोशिश करिए। लोकतंत्र का उत्कृष्ट गुण यह है कि वह क्रियाशील बनाता है। किसको क्रियाशील बनाता है? और ये क्वेश्चन जो है IAS प्री 2017 का क्वेश्चन है। तो चलिए हम बताते हैं जल्दी से इसको। लोकतंत्र का उत्कृष्ट गुण यह है कि साधारण पुरुषों और महिलाओं की बुद्धि और चरित्र को क्रियाशील बनाता है। लोकतंत्र जानते हैं क्या होता है कि लोकतंत्र में जनता चढ़ बढ़ करके भाग लेती है और जनता जागरूक होती है। तो ऑप्शन ए आपके यहाँ पर करेक्ट होगा दोस्तों। लोकतंत्र का उत्कृष्ट गुण यह है कि वह क्रियाशील बनाता है किसको? साधारण पुरुष और महिलाओं की बुद्धि और चरित्र को। चलिए जो चीज़ बचा वो सब व्याख्या में क्लियर हो जाएगा। तो देखिए व्याख्या में क्या है। लोकतंत्र का उत्कृष्ट गुण यह है कि वह साधारण पुरुषों और महिलाओं की बुद्धि और चरित्र को क्रियाशील बनाता है। लोकतंत्र में सामान्य नागरिकों की समुदाय में पर्याप्त भागीदारी की अपेक्षा होती है। समुदाय में पर्याप्त भागीदारी की अपेक्षा होती है। एक अच्छे नागरिक की सक्रिय भागीदारी स्वस्थ समाज के निर्माण के लिए महत्वपूर्ण है। एक अच्छे नागरिक की सक्रिय भागीदारी स्वस्थ समाज के निर्माण के लिए महत्वपूर्ण है। चूंकि लोकतंत्र को अच्छे नागरिक की जरूरत होती है, इसलिए वह अच्छे व्यक्ति का विकास करता है। लोकतांत्रिक नागरिकता एक बौद्धिक कार्य है जिसमें आम लोगों को राजनीतिक मुद्दों और उम्मीदवारों के बारे में निरंतर निर्णय लेने की जरूरत होती है। इन निर्णयों के लिए नागरिक एक दूसरे से बात करते हैं, एक दूसरे से सीखते हैं और अपनी बुद्धि विकसित करते हैं। यह है लोकतंत्र का उत्कृष्ट गुण। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर करिए फटाफट। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है कि भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ है, बताइए। भारत एक गणतंत्र है, तो गणतंत्र होने का अर्थ क्या होता है? गणतंत्र होने का ये होता है कि मुखिया जो है वंशानुगत नहीं होता है। भारत में वंशानुगत शासन नहीं है। जहाँ गणतंत्र नहीं है वहाँ पर वंशानुगत शासन होता है। ऑप्शन सी आपको यहाँ पर करेक्ट होगा, लेकिन मैं इसको और अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे इसका उदाहरण है क्या? ब्रिटेन। वहाँ पर राजतंत्र है, राजतंत्र है। राजतंत्र कैसे है? जैसे आप जानते हैं कि ब्रिटेन का जो मुखिया जो होता है, वहाँ का राजा और महारानी जो होते हैं वो लोग होते हैं जिनका चुनाव नहीं होता, वो वंशानुगत होते हैं, एक ही परिवार के लोग होते हैं।
महारानी का आप लोग नाम खूब सुनते हैं ब्रिटेन में। तो भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ यह है कि भारत में वंशानुगत शासन नहीं है, एक ही वंश का शासन नहीं है। यहाँ पर चुनाव होता है, और भी बातें जो दी हैं सत्य ही हैं, लेकिन गणतंत्र के बारे में सत्य नहीं है। भारत राज्यों का संघ है, ये तो बात सही है, लेकिन गणतंत्र के लिए सही नहीं है। मैं आपसे जो पूछूंगा वही ना आप बताएंगे, या आपसे जो चीज़ पूछा जाएगा वही आप बताएंगे। चलिए आगे चलते हैं। गणतंत्र का आशय है कि राष्ट्र का प्रधान जो है निर्वाचित, प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष होता है, वह वंशानुगत नहीं हो सकता। भारत में राष्ट्र का प्रधान अर्थात राष्ट्रपति निर्वाचित होता है। इस प्रकार भारत एक क्या है, गणतंत्र है। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 25 के आंसर करिए फटाफट, विद इन टाइम आंसर करने की कोशिश करिए। राज्य और केंद्रीय सरकार को प्राधिकार प्राप्त होते हैं। तो भारत में जितने भी लोगों को अधिकार मिलते हैं वो कहाँ से मिलते हैं, भारत के संविधान से। ऑप्शन ए आपके यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। राज्य और केंद्रीय सरकार को प्राधिकार प्राप्त होते हैं कहाँ से, भारत के संविधान से। ऑप्शन ए आपके यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। और इसमें और भी स्पष्ट अगर सटीक जाना होता, जो विकल्प नहीं दिया हुआ है, और वैकल्पिक परीक्षा में ये होता है कि जो आपके सामने विकल्प उपलब्ध होते हैं उसी के अनुसार उत्तर देते हैं। और भारत का संविधान जो है ये कहता है कि भारत की जनता ही सभी अधिकारों का स्रोत है। भारत की जनता, हम भारत के लोग, जो प्रियम्बल में दिया गया है। चलिए और आगे चलते हैं दोस्तों। राज्य और केंद्रीय सरकार को भारत के संविधान से प्राधिकार प्राप्त होता है क्योंकि भारतीय प्रणाली का स्रोत उसका संविधान है। चलिए और आगे चलते हैं, क्योंकि भारतीय प्रणाली का स्रोत उसका संविधान है। क्वेश्चन नंबर 26 के आंसर करिए फटाफट। निम्नलिखित में से किन से विनिर्धारित होता है कि भारत का संविधान परिसंघीय है। किस बात से निर्धारित होता है कि भारत का संविधान जो है परिसंघीय है। तो भारत का संविधान परिसंघीय है, ये बात जो है केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का वितरण या बंटवारा से होता है। आप जानते हैं कि भारत में केंद्र और राज्य की शक्तियां अलग अलग है। ऑप्शन डी आपके यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। चलिए हम लोग और आगे चलते हैं। कोई राज्य संघात्मक है अथवा एकात्मक, यह संविधान द्वारा संघ और राज्यों के मध्य शक्तियों के विभाजन के आधार पर जाना जाता है। यदि संघ एवं राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन है तो उस राज्य को संघीय राज्य कहा जाता है। यदि संघ एवं राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन है तो उस राज्य को संघीय राज्य कहा जाता है। भारत का संविधान परिसंघीय है क्योंकि केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का वितरण किया गया है। केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का वितरण किया गया है।
चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर करिए फटाफट। ये क्वेश्चन आता है कि भारत का संविधान कैसा है। इसको आप देखते रहिए, यूपीपीसीएस मेंस 2012 का क्वेश्चन है। तो भारत का संविधान कैसा है ये आपको बताना है। तो भारत का संविधान जो है अंशतः कठोर और अंशतः क्या है, लचीला है। कठोर भी है और लचीला भी है। ऑप्शन डी आपके यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। और कठोर कैसे और लचीला कैसे ये आपको मालूम चल जाएगा। आइए यहाँ से सब कुछ आपको मालूम चल जाता है। भारतीय संविधान को कठोर और नम्य का मिश्रण माना जाता है। अतः यह अंशतः कठोर और अंशतः लचीला है। इसके कतिपय उपबंधों को संसद द्वारा साधारण बहुमत से ही संशोधित किया जा सकता है। साधारण बहुमत से ही संशोधित किया सकता है। कतिपय का मतलब कुछ जो है उपबंधों को साधारण बहुमत द्वारा ही संशोधित किया जा सकता है, जबकि अन्य के संशोधन के लिए अनुच्छेद 368 के अधीन 2/3 बहुमत की आवश्यकता होती है। साथ ही कुछ उपबंधों के संशोधन के लिए संसद के विशेष बहुमत के अतिरिक्त आधे से अनन्य राज्यों का अनुसमर्थन भी आवश्यक होता है। तो ये क्या हो गया, लचीला हो गया। जैसे साधारण कुछ संशोधन जो है भारतीय संविधान में साधारण बहुमत से हो जाता है, ये इसका लचीलापन का गुण है। और जबकि यहाँ पर देखिए दिया हुआ, जबकि अन्य के संशोधन के लिए अनुच्छेद 368 के अधीन 2/3 बहुमत की आवश्यकता होती है। साथ ही कुछ उपबंधों के संशोधन के लिए संसद के विशेष बहुमत के अतिरिक्त आधे से अधिक या अनन्य, ये जो लिखा हो इसको हटा दीजिए। यही हिंदी की कमी है कि ऐसे ऐसे गुड़ शब्द डाल देता है जिसका न पढ़ने वाला न लिखने वाला दोनों आदमी अर्थ नहीं समझ पाता है। आधे से अधिक राज्यों का समर्थन भी आवश्यक होता है। तो आप जानते हैं कि राज्य सूची के किसी भी विषय पर अगर संसद कानून बनाना चाहती है तो आधे से अधिक राज्यों का समर्थन भी जरूरी है। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। तो वीडियो को लाइक करके शेयर कर दी ताकि आपके दूसरे मित्र तक भी पहुंचे, और चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में दिए घंटी के आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको हर एक वीडियो को नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 के आंसर करिए दोस्तों फटाफट। क्वेश्चन नंबर 28 क्या कह रहा है, भारत की संसदीय शासन प्रणाली एवं ब्रिटेन की संसदीय शासन प्रणाली में अंतर का बिंदु निम्नलिखित में से कौन है। तो भारत और ब्रिटेन की संसदीय प्रणाली में जो अंतर है वो आपको बताना है। दोनों जगह संसदीय प्रणाली ही है, हम ब्रिटेन से ही लिए हैं कि हमारे यहाँ संसदीय प्रणाली होगी। तो ये पूछ रहा है आपसे कि भारत की संसदीय शासन प्रणाली एवं ब्रिटेन की संसदीय शासन प्रणाली में अंतर का बिंदु निम्नलिखित में से कौन सा है। और ये जो है यूपीपीसीएस में 2010 के क्वेश्चन है। तो चलिए आइए देखते हैं। तो अंतर ये है कि भारत में न्यायिक समीक्षा का अधिकार जो है सुप्रीम कोर्ट को है, जबकि ब्रिटेन में वहां पर न्यायिक समीक्षा का अधिकार कोर्ट को नहीं है। यही मुख्य अंतर है, ऑप्शन बी। चलिए आगे चलते हैं। हमारे यहाँ विधि सदनात्मक व्यवस्था भी है,
के यहाँ भी विधि सदनात्मक व्यवस्था है। सामूहिक उत्तरदायित्व यहाँ पर भी है, वहाँ पर भी है। वास्तविक एवं नाम मात्र की कार्यपालिका यहाँ पर भी है, वहाँ पर भी है। तो ये दोनों सही है, लेकिन ब्रिटेन में जो है न्यायिक समीक्षा का अधिकार नहीं है सुप्रीम कोर्ट को। वहाँ पर कोर्ट को न्यायिक समीक्षा का अधिकार नहीं है। यही भारत की संसदीय प्रणाली और ब्रिटेन की संसदीय प्रणाली में अंतर है। आइए चलिए व्याख्या पर चलते हैं, वहाँ पर सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ब्रिटिश संसद लिखित संविधान के अभाव में संप्रभु निकाय है। ब्रिटिश संसद लिखित संविधान के अभाव में संप्रभु निकाय है, जबकि भारतीय संसद की शक्तियां एवं कार्य प्रणाली संविधान की सीमाओं के अधीन है, जिनकी न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। आप जानते हैं कि ब्रिटेन का संविधान कैसा है? लिखित नहीं है। वही कार्य के अभाव में ब्रिटेन का संविधान जो है लिखित नहीं है, और जब लिखित ही नहीं है तो आप समीक्षा किस बात की करेंगे? तो यही कह रहा है कि ब्रिटिश संसद लिखित संविधान के अभाव में संप्रभु है। जब लिखित नहीं है तो स्वतंत्र है वहाँ की संसद, जो भी कह दे वही नियम है। जबकि भारतीय संसद की शक्तियां एवं कार्यप्रणाली संविधान की सीमाओं के अधीन हैं, जिनकी न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 29 के आंसर करिए फटाफट। क्वेश्चन नंबर 29 क्या कह रहा है इसको बताइए। यूपी पीसीएस प्री 1995 का एक क्वेश्चन है। तो देखिए क्या कह रहा है कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए और अंत में दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करिए। तो इसमें करना क्या है आपको, देखिए भारत के संविधान में एक संघीय प्रणाली का प्रावधान है। संघीय प्रणाली अभी हम लोग इससे पहले क्वेश्चंस में देखे हैं कि भारत का संविधान एक संघीय प्रणाली की व्यवस्था करता है। और संघीय प्रणाली में क्या है कि शक्तियों का बंटवारा केंद्र और राज्य के बीच है, ये बात सही है। उनसे एक बहुत शक्तिशाली केंद्र की रचना, उसने एक बहुत शक्तिशाली केंद्र की रचना की है। जाहिर सी बात है, संघीय प्रणाली तो है ही, और जिसमें हमारे यहाँ आप देखते हैं कि केंद्र जो है शक्तिशाली है। अभी चुनाव चल रहे हैं और जो भी स्थितियां देख रहे हैं, तो उसने एक बहुत शक्तिशाली केंद्र की रचना की है, ये भी बात सही है। लेकिन शक्तिशाली केंद्र और संघीय प्रणाली ये एक दूसरे के क्या हैं, माने स्पष्टीकरण व्याख्या नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है ना। तो इसमें जो क्या है देखिए, दोनों ए और आर सही हैं। आर कथन ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। संघीय प्रणाली में क्या है कि शक्तियों का बंटवारा राज्य और केंद्र के बीच है, लेकिन शक्तिशाली केंद्र अगर होता तो बहुत शक्तिशाली केंद्र, मान ली कि है उसने एक बहुत शक्तिशाली केंद्र की रचना की है, ये भी है, बात तो सही है। लेकिन ये शक्तिशाली केंद्र और संघीय प्रणाली एक दूसरे के क्या है, व्याख्या नहीं कर पा रहे हैं। तो इसलिए यहाँ पर ऑप्शन बी आपको क्या होगा, करेक्ट होगा। दोनों कथन सही हैं, हम भी सही हैं, आप भी सही हैं, लेकिन हमारा और आपका क्या हो रहा है, तालमेल नहीं हो पा रहा है। इसी पर ऐसे सिचुएशन में ऑप्शन बी करेक्ट होता है यहाँ पर। और देख लेना चाहिए कि कौन सा ऑप्शन, कई बार एग्जामिनर चतुराई भी दिखाता है कि ऑप्शन को आगे पीछे भी कर देता है। चलिए आगे देखते हैं। भारतीय संविधान एक संघीय प्रणाली का प्रावधान करता है, क्योंकि केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों का स्पष्टता विभाजन है। यद्यपि
यह पूर्ण संघ नहीं है, क्योंकि विभाजन तो है लेकिन यही कह रहा है कि यह पूर्ण नहीं। तो जैसे हम लोग कोई बात नहीं कहते हैं कि कोई भी आदमी अपने आप में परिपूर्ण नहीं है, उसी तरह से कह रहा है कि यद्यपि यह पूर्ण संघ नहीं है, क्योंकि इसके कई प्रावधान एक शक्तिशाली केंद्र की रचना करते हैं, अतः ए और आर दोनों सही हैं, किंतु कारण कथन की व्याख्या नहीं करता है, ये बात कही जा रही है। तो व्याख्या को देखते रहिए, यहीं से चीजें निकल कर के आती हैं। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर करिए फटाफट। कथन और कारण देखना है और उसमें से आपको सही बताना है, सही बताकर आपको उत्तर चूज करना है। तो बताइए, भारत एक संघीय राज्य नहीं है, ऐसा है? भारत एक संघीय राज्य नहीं है। ओ सॉरी सॉरी सॉरी, ऊपर से पहले कथन को देखते हैं। भारत में संघवादिता व्यवहारिक नहीं है। ये बात क्या है? सही है। व्यवहारिक इसलिए नहीं है कि हम तो कहते हैं कि भारत एक संघ है, लेकिन और जहाँ पर राज्यों का बंटवारा होता है, मन शक्तियों को राज्य और केंद्र के बीच में बंटवारा होता है, लेकिन अभी हम लोग इससे पहले वाले प्रश्न में देखे हैं कि यद्यपि समय समय पर क्या देखने में नजर आता है कि केंद्र जो है मजबूत हो जाता है। तो भारत में संघवादिता व्यवहारिक नहीं है। भाई संघ होता तो सबका, मान लें कि केंद्र और राज्य के बीच में शक्तियों को बंटवारा होता, सभी लोग बराबर होते, लेकिन ऐसा है नहीं। शक्तियों को बंटवारा तो है लेकिन केंद्र की तरफ झुका हुआ है। तो भारत में संघवादिता व्यवहारिक नहीं है, ये बात सही है। और भारत एक संघीय राज्य नहीं है, ये बात गलत है। नाम दिया गया कि भारत एक संघ है, तो कथन सही है और कारण गलत है। कथन सही है और कारण गलत है। ऑप्शन सी आपको यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। जैसे कहा गया कि भारत एक राज्यों का संघ है, तो ये तो ठीक है, जबकि यहाँ पर नहीं है तो इसलिए गलत हो गया। और भारत में संघवादिता व्यवहारिक नहीं है, तो ये भी बात सही है। कहा गया है कि भाई संघ होगा, लेकिन यहाँ पर व्यवहारिक वो दिखता नहीं है। तो भारत में बहुत सारी चीजें व्यवहारिक नहीं दिखती हैं। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 31 के आंसर करिए फटाफट। विद इन टाइम आंसर करने की कोशिश करिए। क्या कह रहा है? यूपीपीसीएस प्री एग्जाम 2015 का क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एक भारत के संविधान का संघीय लक्षण नहीं है? तो आपको ये बताना है कि कौन एक संघीय लक्षण नहीं है। तो संघ में क्या होता है कि बंटवारा होता है, ठीक है ना, केंद्र और राज्य के बीच। तो देखिए आपको ये बताना है कि संघीय लक्षण कौन नहीं है। देखिए, तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि केंद्र तथा राज्यों के बीच शक्तियों को बंटवारा, ये संघीय लक्षण है। पूर्ण रूप से लिखित संविधान है और उसमें सब कुछ डिफाइन हो गई है कि ये आपका है, ये हमारा है। तो ये भी बात सही है। संघीय लक्षण होने के लिए देखते हैं कि भाई केंद्र अपना कानून बनाता है, राज्य की विधानसभाएं अपना कानून बनाती हैं। और देखिए स्वतंत्र न्यायपालिका, ये भी एक संघीय लक्षण है, ठीक है ना, क्योंकि हर एक राज्यों में देखते हैं कि भाई राज्यों द्वारा बनाए गए कानून को लागू करने के लिए कौन है? हाई कोर्ट्स हैं। और
वो केंद्र के भी नियम को भी लागू करते हैं। लेकिन एकहरी नागरिकता ये जो है क्या है, ये संघीय लक्षण नहीं है, और जो नहीं है वही आपका क्या होगा, उत्तर होगा। जैसे अमेरिका में क्या है कि आपके पास दोहरी नागरिकता होती है। अमेरिका में जो है दोहरी नागरिकता होती है। अमेरिका में दोहरी नागरिकता होती है, इसका मतलब क्या होता है, जैसे आप वहाँ अमेरिका के नागरिक होने के साथ साथ आप उस राज्य के भी नागरिक होते हैं जहाँ जिस राज्य के आप निवासी होते हैं। जैसे आप लोग देखते हैं कि जब हमसे कोई फॉर्म भरवाया जाता है, जैसे हम लोग कोई भी फार्म भरते हैं, यूपीपीसीएस, आईएएस, फलाना ढेकना, एसएससी, तो उसमें क्या होता है, उसमें ये पूछा जाता है कि क्या आप भारत के नागरिक हैं या नेपाल का भी नागरिक हैं या अदर, ये सब पूछा जाता है ना उसमें। तो लेकिन ये कभी नहीं पूछा जा सकता है कि आप जो है केंद्र के एग्जाम में कि आप जो है किस राज्य के नागरिक हैं। तो आपसे ये पूछा जाता है कि आप भारत के नागरिक हैं कि नहीं। तो उसी लिए लेकिन अमेरिका में आपको दोहरी नागरिकता का प्रावधान है। आप अमेरिका के नागरिक होने के साथ साथ उस राज्य के भी नागरिक हैं जहां पर आप निवास करते हैं। चलिए आगे चलते हैं। देखिए, एकहरी नागरिकता भारत के संविधान का संघीय लक्षण नहीं है। भारतीय संविधान में एकात्मक और संघात्मक दोनों ही विशेषताएं मौजूद हैं। भारतीय संविधान के संघात्मक लक्षणों में लिखित संविधान, कठोर संविधान, लिखित संविधान, कठोर संविधान, केंद्र तथा राज्यों में शक्तियों का वितरण, न्यायपालिका की सर्वोच्चता एवं स्वतंत्रता, द्विसदनीय विधानमंडल आदि है। जबकि एकात्मक लक्षणों के अंतर्गत एकल नागरिकता, राज्यपालों की राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति, आपातकाल की घोषणा, आपातकाल की घोषणा केवल राष्ट्रपति ही कर सकते हैं। समझौतों को लागू करने में संसद की शक्ति आदि का उल्लेख किया जा सकता है। तो जो विदेशी समझौते होते हैं उनको लागू करने में संसद जो है क्या हो जाती है, मजबूत हो जाती है। वहाँ पर जैसे विदेशी देशों के साथ जो समझौते होते हैं उनको लागू करने के लिए यहाँ पर राज्य मैंने केंद्र स्वतंत्र होता है, वहाँ पर राज्य से पूछने की जरूरत नहीं है। तो ये सब सारी बातें हैं। थोड़ा सा पानी हम पी लें बच्चों। आइए देखते हैं। जबकि एकात्मक लक्षणों के अंतर्गत एकल नागरिकता, राज्यपालों की राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति, इसको थोड़ा ध्यान देना जरूरी है, आपातकाल की घोषणा, समझौतों को लागू करने में संसद की शक्ति आदि का उल्लेख किया जा सकता है। तो ये कई बार आपसे पूछा जा सकता है, जैसे यहाँ पर पूछा है कि कौन है कौन नहीं है, उसी तरह से। तो एकात्मक लक्षण एक हो गया के अंतर्गत, नहीं ये एकल नागरिकता एक हो गई। एकल नागरिकता, राज्यपालों की राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति, आपातकाल की घोषणा और समझौतों को लागू करने में संसद की शक्ति आदि का उल्लेख किया जा सकता है। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों।
क्वेश्चन नंबर 32 के आंसर करिए फटाफट। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 32 के आंसर करिए फटाफट। इनमें कौन सा भारतीय संघीय व्यवस्था में एकात्मक तत्व है, ये आपको बताना है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, भले चाहे किसी भी एग्जाम में पूछा गया। ये आपको जानना है कि आपके अच्छे लक्षण कौन है, बुरे लक्षण कौन है, या आपके मजबूत पक्ष क्या है, कमजोर पक्ष क्या है, ये आपको जानना जरूरी है ना। उसी प्रकार से भारतीय संविधान या भारतीय संघीय व्यवस्था के बारे में भी आपको जानना जरूरी है। तो एकात्मक तत्व के अंतर्गत देखिए इसमें क्या है कि शक्तियों का विकेंद्रीकरण। जब शक्तियां बट गई तो एकात्मक कहाँ रह गई, ये नहीं है। राज्यपालों की नियुक्ति, ये है। एकात्मक तत्व इसलिए है कि आप जानते हैं कि राज्यपाल जो है राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होते हैं, और किसको राज्यपाल बनाया जाएगा राष्ट्रपति का स्वविवेक है। तो राष्ट्रपति जो है राज्य सरकारों को कंट्रोल करने के लिए राज्यपाल का उपयोग किया जाता है यहाँ पर। तो राज्यपालों की नियुक्ति ये संघीय व्यवस्था का एकात्मक तत्व है, ये बात सही है। राज्यसभा में असमान प्रतिनिधित्व, देखते हैं कि अलग अलग राज्यों का राज्यसभा में असमान प्रतिनिधित्व ये भी है। और उसके बाद जो है अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन में केंद्र का क्या है, एकात्मक अधिकार है। वहां पर राज्यों से पूछा नहीं जाता है कि कौन कौन से। देखिए तो न्यायिक पुनरावलोकन ये एकात्मक तत्व नहीं है, और द्विसंवेदनात्मक व्यवस्थाएं व्यवस्थापिका ये भी नहीं है। तो कौन कौन से हो गए, दूसरा तीसरा और पांचवा। दूसरा तीसरा और पांचवा कौन से ऑप्शन में दिया हुआ है, दूसरा तीसरा और पांचवा देख रहे हैं कि ऑप्शन बी में दिया हुआ, और ये आपका करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे चलते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत का उल्लेख राज्यों के संघ यूनियन ऑफ स्टेट्स के रूप में किया गया है। भारतीय संघीय व्यवस्था में संघात्मक लक्षणों के साथ साथ एकात्मक तत्व भी विद्यमान है, यथा सशक्त केंद्र, एकल नागरिकता, केंद्र द्वारा राज्यपालों की नियुक्ति, अखिल भारतीय सेवाएं, राज्यसभा में असमान प्रतिनिधित्व, आपातकालीन प्रावधान आदि। स्पष्ट है कि भारतीय संविधान द्वारा भारत में एकात्मकता की ओर झुकाव के साथ साथ संघीय व्यवस्था स्थापित की गई है। अगर रियल में संघीय व्यवस्था कहें तो यहाँ पर शक्तियों का इक्वली बंटवारा होना चाहिए, लेकिन ऐसा है नहीं। भारत का संविधान संघीय है लेकिन केंद्र की ओर झुका हुआ है। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 33 के आंसर करिए फटाफट। ये देखिए यूपीपीसीएस मेंस 2014 यूपीपीसीएस मेंस 2004 का एक क्वेश्चन है, और आता है यहाँ पर कि भारत में संघीय व्यवस्था से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। आपको बताना है कि कौन कौन से इसमें सही हैं, और नीचे दिए गए कूटों से सही उत्तर का चयन करना है। तो आइए देखते हैं।
संविधान शासन की मूल संरचना के लिए एक संघीय व्यवस्था की प्रस्तावना करता है। ये बात सही है। संविधान शासन की मूल संरचना के लिए एक संघीय व्यवस्था की प्रस्तावना करता है और एकात्मक झुकाव का उसमें सशक्त मिश्रण है। भाई केंद्र की ओर जो झुकाव है उसकी बात कर रहा है, तो ये भी संघीय व्यवस्था, भारतीय संघीय व्यवस्था में देखा जाता है। भारत में, ये भारत की संघीय व्यवस्था के बारे में पूछ रहा है। अगर रियल में संघीय व्यवस्था की ओर की बात करें तो एकात्मक झुकाव नहीं होना चाहिए, लेकिन भारत के संघीय व्यवस्था में ऐसा मिश्रण देखने में मिलता है। ये भी बात सही है। अब देखिए, दोनों संघ तथा राज्य विधायिकाएं प्रभुता संपन्न है। ये बात जो है गलत है। आगे देखते हैं, विधायकीय, वित्तीय तथा न्यायिक शक्तियां संघ तथा उसकी इकाइयों के मध्य विभाजित कर दी गई हैं। तो ये भी जो है भारतीय संघीय व्यवस्था के बारे में सत्य नहीं है। तो यहाँ पर केवल पॉइंट 1 और पॉइंट 2 जो दिया हुआ है ये दोनों सही हैं, और ये दोनों सही हैं तो कौन सा ऑप्शन में दिया हुआ है? ऑप्शन बी में दिया हुआ है। इसके अनुसार आपका ऑप्शन बी क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। व्याख्या में और सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। भारतीय संविधान द्वारा शासन की मूल संरचना के लिए एक संघीय व्यवस्था की प्रस्तावना की गई है, तथापि एकल नागरिकता केंद्र की राज्यों की तुलना में अधिक शक्तियां इसे एकात्मक झुकाव प्रदान करते हैं। इस प्रकार कथन 1 एवं 2 सही हैं, कथन 3 एवं 4 गलत हैं। क्यों गलत हैं? देखिए, क्योंकि राज्य विधायिकाएं रक्षा एवं विदेशी मामलों सहित अनेक संदर्भों में केंद्र से अलग नहीं है। अगर संघीय रहता तो इसका स्पष्ट रूप से बंटवारा होता, लेकिन रक्षा के मामले में और विदेशी मामलों के संदर्भ में राज्य अलग नहीं है। विदेशी समझौते के लिए केंद्र की सरकार ही जिम्मेदार होती है। साथ ही यहाँ न्यायिक शक्तियों का सोपानबद्ध क्रम है। संघ एवं राज्यों के मध्य विभाजन नहीं है। तो न्यायिक शक्तियां जो हैं संघ और राज्य के बीच जो है विभाजित नहीं है। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर करिए फटाफट। आंसर करने की कोशिश करिए। देखिए क्या क्या ये राजस्थान पीएस 2013 का ये क्वेश्चन है, क्या कह रहा है? कथन और कारण दिया हुआ है, आपको बताना है कौन सा उत्तर सही होगा। तो देखिए, भारत का राष्ट्रपति परोक्षतः या अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होता है। ये बात सही, आप जानते हैं कि भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन में जनता जो है डायरेक्ट रूप से भाग नहीं लेती है। आगे देखते हैं, भारत में संसदीय प्रणाली को गणतंत्रवाद के साथ जोड़ा गया है। ये भी बात सही है। भारत में संसदीय प्रणाली को, जैसे संसदीय प्रणाली तो ब्रिटेन में भी है, लेकिन ब्रिटेन में क्या है? राजतंत्र है। ब्रिटेन में राजतंत्र है, राजतंत्र। राजतंत्र है क्योंकि वहां का जो मुखिया होता है वो वंशानुगत होता है। जबकि भारत का जो मुखिया जो है क्या है? चुना होता है। जैसे राष्ट्रपति का चुनाव तो होता है ना, भले ही अप्रत्यक्ष रूप से हो। तो वही है, भारत में संसदीय प्रणाली को गणतंत्रवाद के साथ जोड़ा गया। ये भी बात सही है। और यहाँ पर जो है कौन सा ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा?
ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। देखिए दोनों ए और आर क्या है, सत्य हैं, और आर जो है ए का एक मान्य स्पष्टीकरण है। तो ऑप्शन ए आपके यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। भारत का राष्ट्रपति परोक्षतः अर्थात अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होता है। भारत की संसदीय प्रणाली को गणतंत्रवाद के साथ जोड़ा गया है, जिसमें कोई आनुवंशिक शासक नहीं होता है, जबकि ब्रिटेन में है। ब्रिटेन में क्या होता है, जैसे महारानी और महाराजा जो सुनते हैं ना, वो एक ही परिवार के होते हैं, वंशानुगत होते हैं, तथा राज्य के सभी प्राधिकारी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा निर्वाचित होते हैं। भारत में चाहे प्रधानमंत्री की ले लीजिए या राष्ट्रपति की ले लीजिए, इनका निर्वाचन होता है। जबकि ब्रिटेन में जो महाराजा और महारानी जो होते हैं, जो जो ब्रिटेन की मुखिया हैं, वो जो है वंशानुगत होता है। इस प्रकार कथन ए तथा कारण दोनों सही है। कारण सही व्याख्या भी प्रस्तुत कर रहा है। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 35 के आंसर करिए फटाफट। नीचे दो वक्तव्य दिए, गलत होगा तो देखिए। और ये यूपीपीसीएस प्री द्वारा 9 का क्वेश्चन है। ये आपको बताना है कि कौन सा सही होगा। आपको राजनीतिक दल लोकतंत्र के जीवन रक्त हैं, ये बात सही है। राजनीतिक दल जो है लोकतंत्र के जीवन रक्त हैं। भले ही भारत में चरितार्थ नहीं होता है, लेकिन सिद्धांत में तो यही बात सही है, और जो सिद्धांत में है उसको तो सही मानना होगा। जो आप प्रैक्टिकली देख रहे हैं कि भाई राजनीतिक दल तो एक हिसाब से कह लीजिए कि ये दीमक की तरह काम कर रहे हैं, लेकिन क्या कहा जाए, उनके बिना काम भी नहीं चलेगा। राजनीतिक दल लोकतंत्र के जीवन रक्त हैं, ये बात सही है। लोग खराब शासन के लिए सामान्यतः राजनीतिक दलों को कोसते हैं, ये भी बात सही है। तो भारत के लोकतंत्र के बारे में ये दोनों बातें सही हैं, और सही स्पष्टीकरण भी है। तो ऑप्शन ए आपके यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 का उत्तर क्या होगा? ऑप्शन ए होगा। दोनों सही हैं तथा आर जो है सही स्पष्टीकरण है। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। राजनीतिक दलों को लोकतंत्र का जीवन रक्त कहा जाता है, क्योंकि राजनीतिक दल लोकतांत्रिक प्रणाली के अंतर्गत चुनाव में भागीदारी, सरकार का निर्माण व नागरिकों में राजनीतिक सहभागिता का प्रशिक्षण व अवसर प्रदान करता है। यह भी सत्य है कि लोग खराब शासन के लिए सामान्यतः राजनीतिक दलों को कोसते हैं। अतः प्रश्न में यही है, दोनों सही हैं और सही स्पष्टीकरण है। तो देखिए क्या कर रहा है कि लोकतांत्रिक प्रणाली के अंतर्गत चुनाव में भागीदारी, सरकार का निर्माण व नागरिकों में राजनीतिक सहभागिता का प्रशिक्षण व अवसर प्रदान करता है। तो भाई देखते हैं ना, चुनाव में जाकर के लोग, राजनीतिक पार्टियां जो है जनता से अपना वोट मांगती हैं, ये इनकी कमियां उनकी कमियां गिनाते रहते हैं, तो इससे जनता और जागरूक होती है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों। तो वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिए ताकि आपके दूसरे मित्र तक भी पहुंचे, और सब्सक्राइब करके बगल में जो घंटी का आइकन को प्रेस करें ताकि आपको हर एक वीडियो को नोटिफिकेशन मिलता रहे। हमारी टेक्निकल टीम ये क्वेश्चन जो है लाइक शेयर सब्सक्राइब वाला आपके सामने बार बार पेश करते रहती है, ताकि आपको याद रहे, क्योंकि आपका लाइक और सब्सक्राइब हमारे टीम को और खुद मुझे भी अच्छा वर्क करने के लिए प्रोत्साहित करती है। अच्छा काम करने के लिए कहीं भी प्रोत्साहन जरूरी है दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर करिए फटाफट।
RAS राजस्थान PCS 13 का क्वेश्चन है। इसमें क्या कह रहा है, कथन और कारण दिया हुआ है। आपकी संघात्मक संरचना का मुख्य उद्देश्य इसकी बहुआयामी विविधताओं में से एक राष्ट्र का निर्माण करना और राष्ट्रीय एकता को संरक्षित करना था। ये बात सही है। जैसे भारत में संघीय संरचना अपनाई गई है, इसका उद्देश्य क्या था कि आप जानते हैं कि भारत को विविधता में एकता का देश कहा जाता है। तो भारत की संघात्मक संरचना का मुख्य उद्देश्य इसकी बहुआयामी विविधता में से एक राष्ट्र का निर्माण करना और राष्ट्रीय एकता को सुनिश्चित करना था। ये बात एकदम सही है। चलिए आगे चलते हैं। विविधताओं के समंजन से एक सशक्त न कि कमजोर भारतीय राष्ट्रीयता का निर्माण हुआ है। ये भी सही है। जो भारत में विविधताएं हैं उनका अगर अच्छे से उनको मैनेज किया गया है, ये राष्ट्रीयता का निर्माण कर रहे हैं, भारतीय राष्ट्रीयता का निर्माण हुआ है। तो ये दोनों बात सही है। और कथन और कारण एक दूसरे की स्पष्ट व्याख्या भी है, तो दोनों सही है। और स्पष्ट व्याख्या भी है, तो ऑप्शन बी आपको यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा इसका दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं। व्याख्या में और चीजें क्लियर होती जाती हैं। कथन और कारण दोनों सत्य है। कारण कथन का सही व्याख्या करता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 के तहत भारत राज्यों का संघ है। अनुच्छेद 1 कहता है कि भारत जो है राज्यों का संघ है, जिसमें 29 राज्य एवं 7 केंद्र शासित क्षेत्र हैं। संघात्मक रचना में शक्तियों को बंटवारा संघ तथा राज्यों के मध्य किया गया है। संघ को राज्यों की तुलना में अधिक शक्तियां प्रदान की गई हैं। भारत की संघात्मक संरचना का मुख्य उद्देश्य इसकी बहुआयामी विविधताओं में से एक राष्ट्र का निर्माण करना और राष्ट्रीय एकता को संरक्षित करना है, जिसके कारण विविधताओं के समंजन से एक सशक्त भारतीय राष्ट्र का निर्माण हुआ है। तो अगर अच्छे से समंजन नहीं किए रहते सरदार पटेल जी, तो आज हमारा राष्ट्र जो है क्या होता, एकत्रित नहीं होता। तो वही कह रहा है कि एक सशक्त भारतीय राष्ट्र का निर्माण हुआ है। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 37 के आंसर करिए फटाफट। ये भी देखिए राजस्थान PCS 2013 का एक क्वेश्चन है। इसमें क्या कह रहा है, कथन और कारण दिया गया है। महिलाएं दलित अल्पसंख्यक समूह भारत में लोकतंत्र के सबसे बड़े दावेदार। ये बात सही है। महिलाएं दलित निर्धन एवं अल्पसंख्यक समूह भारत में लोकतंत्र के सबसे बड़े दावेदार हैं। और आगे चलते हैं। भारत में लोकतंत्र अधिक आत्मसम्मान की कामना का वाहक बनकर उभरा है। अगर लोकतंत्र नहीं होता तो ये जो है कमजोर वर्गों को यहाँ पर जो देख रहे हैं कि जो उनके अधिकार आजकल मिलते हुए प्रतीत हो रहे हैं, तो ऐसा नहीं होता। तो ये भी है, भारत में लोकतंत्र अधिक आत्मसम्मान की कामना का वाहक बनकर उभरा है। ये भी बात सही है। और कारण जो है कथन की स्पष्ट व्याख्या भी कर रहा है। तो दोनों सही और एक सामान्य स्पष्टीकरण भी है। तो ऑप्शन ए आपको क्या होगा यहाँ पर, करेक्ट होगा। चलिए और आगे चलते हैं दोस्तों। महिलाएं दलित निर्धन तथा अल्पसंख्यक समूह भारत में लोकतंत्र के सबसे बड़े दावेदार हैं, क्योंकि
लोकतंत्र उनके व्यक्तिगत अधिकारों की रक्षा कर उनके आत्मसम्मान तथा गरिमा को बढ़ाता है। इस प्रकार कथन एक तथा कारण दोनों सही हैं तथा जो कारण जो है कथन की स्पष्ट व्याख्या भी कर रहा है। चलिए और आगे चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 38 के आंसर करिए फटाफट। भारतीय संविधान के बृहद होने के कारण है। कहा जाता है भारतीय संविधान दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। वह पूछ रहा है कि इसके बड़े होने का क्या कारण है, बताइए। यूपीपीसी 97 का क्वेश्चन है। तो भारतीय संविधान के बृहद होने का कारण ये है कि यहाँ पर संघ और राज्यों के लिए देखते हैं कि अलग अलग नियम बने हैं, तो यही इसका मुख्य कारण है। यह संघ तथा राज्य सरकारों का संविधान है। ऑप्शन डी आपके यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। केंद्र के लिए देखते हैं कि संसद कानून बनाती है और राज्यों के लिए विधानमंडल या विधानसभा। विधानमंडल का आना सही होगा, विधानमंडल। तो भारतीय संविधान के बृहद होने के कारण यही है कि यहाँ पर संघ और राज्य दोनों का संविधान जो है, संघ और राज्य दोनों के लिए संविधान में अलग अलग नियम बनाए गए हैं और अलग अलग नियम बनाने के कारण जो है भारतीय संविधान क्या हो गया, बड़ा हो गया। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। भारतीय संविधान विश्व का सबसे बृहद संविधान है। इसके बृहद होने का प्रमुख कारण यह है कि इसमें संघ एवं राज्यों से संबंधित सारे प्रावधान शामिल कर दिए गए हैं, जबकि संयुक्त राज्य अमेरिका जैसे देशों में राज्यों एवं संघ के अपने अपने अलग संविधान है। जैसे मान ली कि अपने अपने अलग अलग संविधान होते, छोटे छोटे हो गए संविधान लेकिन कई हो गए। लेकिन यहाँ पर भारत का संविधान इसलिए बड़ा हो गया क्योंकि उसमें केंद्र और राज्य दोनों का क्या हो गया, एक जगह उल्लेख हुआ है। मैंने केंद्र और राज्य दोनों की शक्तियों का एक जगह उल्लेख हुआ है। जबकि अमेरिका में कह रहा है कि संयुक्त राज्य अमेरिका जैसे देशों में राज्यों एवं संघ के अपने अपने अलग संविधान हैं। तो जब अलग अलग हो गए तो वहाँ पर जो अमेरिका का संविधान छोटा नजर आता है, क्योंकि अब हम लोग इंडिया में रहकर वहाँ उसके राज्यों का संविधान तो देख नहीं रहे हैं। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 39 के आंसर करिए फटाफट। क्या कह रहा है इसका जल्दी उत्तर देखिए। भारतीय संविधान अर्ध संघात्मक, ये बात सही है। भारतीय संविधान अर्ध संघात्मक है। अगर पूरा संघात्मक रहता तो इसमें एकात्मक की भावना देखते हैं कि कई बार जो है यहाँ पर एकात्मकता के भी लक्षण दिखते हैं। तो भारतीय संविधान अर्ध संघात्मक है, पूरा संघ नहीं है। अगर केवल संघात्मक होता तो शक्तियों का बंटवारा जो है इक्वली होता, लेकिन शक्ति बंटवारा भी हुआ है और इक्वली भी नहीं हुआ है। तो इसीलिए अर्ध संविधान कहते हैं। भारतीय संविधान को अर्ध संघात्मक कहा जाता है। चलिए आगे चलते हैं। भारतीय संविधान न तो संघात्मक है और न ही एकात्मक है। देखिए जो बात कह रहे थे वही आ गया। भारतीय संविधान न तो पूर्णतः संघात्मक है और न ही एकात्मक है, तो क्या है, अर्ध है। आधा संघात्मक है, आधा एकात्मक है। तो ये दोनों सही है। और जब दोनों सही हो जाता है तो यहाँ पर सही उत्तर का चयन करिए। तो ऑप्शन ए आपको यहाँ पर करेक्ट होगा, दोनों सही और सही व्याख्या हो गया। इसमें नहीं वाला आता है, तो यहाँ पर ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा।
चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। भारत के संविधान का वर्णन विभिन्न प्रकार से किया गया है। इसे अर्ध परिसंघीय कहा गया है, इसे परिसंघीय किंतु प्रबल एकात्मक अथवा केंद्र समर्थक भी कहा गया है। इसे संरचना में परिसंघीय किंतु भावना में एकात्मक, सामान्य स्थिति में परिसंघीय किंतु आपात स्थिति आदि के दौरान पूर्णतया एकात्मक रूप में परिवर्तित किया जा सकने वाला कहा गया है। असल में हमारे संविधान को परिसंघीय या एकात्मक के किसी कठोर ढांचे में कसना कठिन है। एकात्मक कहना कठिन है इसलिए क्योंकि यहाँ पर परिसंघीय या संघीय के भी लक्षण है, कठिन है संभवतः। इसलिए भारतीय संविधान का उल्लेख अर्ध संघात्मक के रूप में किया गया है। इस प्रकार कथन और कारण दोनों क्या है, सही है तथा सही व्याख्या भी है, ठीक है ना। तो भारतीय संविधान मुख्य रूप से क्या है, अर्ध परिसंघीय है। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 40 के आंसर करिए फटाफट। भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद किसने कहा है, ये आपको बताना है। किसी एक आदमी छत्तीसगढ़ पीसीएस प्री द्वारा 8 में पूछा है। भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद किसने कहा, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो ये जी ऑस्टिन ने कहा है। ऑप्शन ए करेक्ट होगा यहाँ पर। भारतीय संघवाद को सहकारी समितियां जानते हैं ना, उसी प्रकार से भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद किसने कहा, तो जी ऑस्टिन ने कहा है। चलिए और आगे चलते हैं दोस्तों। भारतीय संविधान की प्रकृति संघात्मक है या एकात्मक, इसके संबंध में विद्वानों में मतभेद है। कुछ विद्वान इसे संघात्मक संविधान की संज्ञा देते हैं, जबकि कुछ विद्वान इसे एकात्मक संविधान मानते हैं। जी ऑस्टिन के अनुसार भारत का संविधान सहकारी परिसंघीय संविधान है, जबकि केसी वियरे के अनुसार भारत का संविधान अर्ध संघीय है। याद रखेंगे कि आपसे ये भी पूछ लेगा कौन का है, केसी वियरे के अनुसार भारत का संविधान क्या है, अर्ध संघीय है। तो जी ऑस्टिन कह दिए कि सहकारी परिसंघीय संविधान है, जबकि केसी वियरे क्या कहते हैं, अर्ध संघीय कहते हैं। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। तो आगे वीडियो को लाइक करके शेयर कीजिए ताकि आपके दूसरे मित्र तक भी पहुंचे, और सब्सक्राइब करके बगल में दिए घंटी के आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 के आंसर करिए। तो 41 नंबर क्वेश्चन बताइए, किसने कहा था भारत अर्ध संघात्मक राज्य है। अभी मैं पीछे आपको बताया था कि किसने कहा था कि भारत संघात्मक राज्य है। तो सहकारी संघवाद किसने कहा था, तो सहकारी संघवाद जी ऑस्टिन कहे थे। और आपसे 41 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, अर्ध संघात्मक राज्य। तो चलिए हम बताते हैं किसने कहा था कि भारत अर्ध संघात्मक राज्य। तो ये जो कहे थे केसी वियरे कहे थे। ऑप्शन डी करेक्ट होगा यहाँ पर, केसी वियर। और ये यूपीपीसीएस जीआईसी 2010 में पूछा गया क्वेश्चन। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 के आंसर करिए फटाफट दोस्तों।
भारतीय संविधान के विषय में निम्नलिखित कथन निम्न में से किसका है? तो आपको बताना है कि ये कथन किसका है। क्या कथन है? भारतीय संविधान के विषय में निम्नलिखित कथन निम्न में से है। तो बताना है कि किसने कहा है। यूपीपीसीएस मेंस 2005 का एक क्वेश्चन है। देखिए, भारतीय संविधान अधिक कठोर, अधिक लचीले के मध्य एक अच्छा संतुलन स्थापित करता है, ये आपको बताना है। तो भारतीय संविधान अधिक कठोर और अधिक लचीले के मध्य एक संतुलन स्थापित करता है, ये कथन है केसी वियर का। ये भी केसी वियर का स्टेटमेंट है। और हम लोग देखे थे कि केसी वियर कहे थे कि भारत एक अर्ध संघात्मक राज्य भी है। इन्होंने ही कहा था कि अर्ध संघात्मक, अर्ध संघात्मक। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। भारतीय संविधान की संशोधन प्रक्रिया के संदर्भ में भारतीय संविधान के लिए उपयुक्त कथन केसी वियर का है। तो संशोधन प्रक्रिया का नाम यहाँ पर इसलिए आया है कि भारतीय संविधान के कुछ भाग को साधारण बहुमत से और कुछ भाग को विशेष बहुमत से संशोधित किया जा सकता है। इसीलिए कठोर और लचीला के बीच एक माने मध्य का माना जाता है। आधा कुछ कठोर कुछ लचीला। तो चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 43 का आंसर करिए फटाफट। क्वेश्चन नंबर 43 यूपीपीसीएस में और क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किस एक की संविधान को संघात्मकता के तंग ढांचे में ढाला गया है, अर्थात संघात्मक नहीं बनाया गया है। संविधान को संघात्मकता के तंग ढांचे में नहीं ढाला गया है, ये कथन किसका है? ये कथन है ऑप्शन सी आपको यहाँ पर करेक्ट होगा, B.R. अम्बेडकर का। बाबा साहेब अम्बेडकर जी का ये कथन है कि भारतीय संविधान को संघात्मकता के तंग ढांचे में नहीं ढाला गया है। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। याद रखिए, मेहनत करते रहिए, बूंद बूंद करके घड़ा भरता है, धीरे धीरे तैयारी होती है। B.R. अम्बेडकर ने यह स्वीकार किया था कि संविधान को संघात्मकता के तंग ढांचे में नहीं ढाला गया है तथा यह एकीकृत और संघात्मक दोनों ही है। एकीकृत और संघात्मक दोनों ही है। चलिए आगे चला जाए विदाउट टाइम वेस्ट किए। क्वेश्चन नंबर 44 का आंसर करिए दोस्तों फटाफट। क्वेश्चन है, मिथकों और कहावतों के सिद्धांतों को किसने अस्वीकार किया है? और कहावतों के रूप में प्रशासन के सिद्धांतों को किसने अस्वीकार किया है? याद रखिए, शब्द याद रखिए, मिथकों और कहावतों के रूप में प्रशासन के सिद्धांत को किसने अस्वीकार किया? जल्दी से आंसर करिए अपना। तो इसका आंसर हो जाएगा हर्बर्ट साइमन। ऑप्शन ए करेक्ट होगा इसका, हर्बर्ट साइमन। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। हर्बर्ट ए साइमन ने मिथकों और कहावतों के रूप में प्रशासन के सिद्धांतों को अस्वीकार किया है, जबकि ड्वाइट वाल्डो, ये सब पॉलिटिकल साइंस के राजनीतिक विज्ञान में ये सब जो थियरी सेक्शन है वहाँ से क्वेश्चन लिए गए हैं, जबकि ड्वाइट वाल्डो, फ्रैंक मेरिनी और
F.W. रिंग्स ने मिथकों और कहावतों के रूप में प्रशासन के सिद्धांत को स्वीकार किया है। जिस बात को हर्बर्ट ए साइमन ने अस्वीकार किया है, उसी बात को इन लोगों ने क्या किया है, स्वीकार किया है। तो हर्बर्ट ए साइमन मिथकों और कहावतों के रूप में प्रशासन के सिद्धांतों को अस्वीकार किया है, जबकि ड्वाइट वाल्डो, फ्रैंक मेरिनी और F.W. रिंग्स ने मिथकों और कहावतों के रूप में प्रशासन के सिद्धांत को स्वीकार किया है। अगर आप ये याद रख लें कि हर्बर्ट ए साइमन ने अस्वीकार किया है, तो बाकी चीज़ों को आप थोड़ा सा गेस करके आसानी से जा सकते हैं। ड्वाइट वाल्डो, फ्रैंक मेरिनी और F.W. रिंग्स। तो चलिए हम लोग को अगले प्रश्न पर चलना चाहिए। YouTube में सब व्यवस्था दी गई है, आप लोग वीडियो को पास करके रिवाइंड करके देख सकते हैं, बार बार देख करके समझ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 का आंसर करिए दोस्तों। भारतीय राजनीति पद्धति के बारे में निम्न में से कौन सही नहीं है? आपको बताना है। तो भारतीय राज्य जो है एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, संसदीय पद्धति की सरकार है, ये भी बात सही है, और संघीय नीति, ये भी सही है। राष्ट्रपतीय पद्धति की सरकार, जिसको अध्यक्षात्मक सरकार कहते हैं, ये नहीं है। हमारे यहाँ राष्ट्र के मुखिया भले ही राष्ट्रपति हैं, लेकिन सरकार तो प्रधानमंत्री ही चलाता है। तो राष्ट्रपति पद्धति की सरकार का उदाहरण जो है अमेरिका है। वहाँ पर सरकार का सर्वे सर्वा मुखिया जो है राष्ट्रपति होता है। तो जो गलत है वही आपका उत्तर होगा। ऑप्शन डी आपके यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। भारत में राष्ट्रपति पद्धति नहीं बल्कि संसदीय पद्धति की सरकार है तथा यहाँ राष्ट्रपति शासन का औपचारिक प्रमुख होता है, नाम मात्र का प्रमुख होता है। वास्तविक प्रमुख जो होता है प्रधानमंत्री होता है। भारतीय संविधान संसदीय लोकतंत्र की व्यवस्था करता है तथा इसमें धर्मनिरपेक्ष राज्य और संघीय प्रणाली को अपनाया गया है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 का आंसर करिए फटाफट। 51 नंबर क्वेश्चन तक है, 5 क्वेश्चन और बचे हैं, उनका उत्तर हो जाएगा। गणतंत्री और निम्नांकित में से कौन एक नहीं है? तो इसमें ये पूछा जा रहा है कि किस अवधारणा में पर नहीं होता है, बताइए। गणतंत्री अवधारणा से संबंधित कौन एक नहीं है, तो आपको बताना है। तो गणतंत्र में सर्वोच्च शक्ति एक राजा में निहित नहीं होती है। एक राज्य जिसमें जनता सर्वोच्च हो, एक गणतंत्र की विशेषता है। सर्वोच्च शक्ति जो है निर्वाचित प्रधान में निहित होती है, ये भी बात सही है। एक ऐसी सरकार जो जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों की हो, ये भी बात सही है, गणतंत्र की विशेषता है। लेकिन सर्वोच्च शक्ति एक राजा में, ये राजतंत्र में होता है। और जो गलत है वही आपका आंसर होगा। ऑप्शन सी आपके यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। चलिए आगे चलेंगे। ये देखते रहिए कि कौन से एग्जाम में प्रश्न पूछा गया, इससे दिमाग पर इम्प्रेशन पड़ता है और ये भ्रम दूर हो जाता है कि ये प्रश्न पूछा जाएगा या नहीं पूछा जाएगा। गणतंत्री अवधारणा से नहीं है, जबकि अन्य विकल्पों में प्रस्तुत गणतंत्री अवधारणा निर्वाचित लोकतंत्री प्रणाली के ही प्रारूप है। तो गणतंत्र का मतलब कि निर्वाचन, एक समझ सकते हैं कि गणतंत्र का मतलब निर्वाचन।
जहाँ सभी चीज निर्वाचित होते हैं, सभी लोग निर्वाचित होते हैं, वहाँ पर गणतंत्री सरकार होती है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। तो ये मेरी टेक्निकल टीम ये प्रश्न आपके सामने बार बार लगाती रहती है, लाइक शेयर सब्सक्राइब वाला। आप कई बार मैंने इसका उत्तर बताया है, आप समझ चुके हैं। अगले प्रश्न पर चलेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 47 का आंसर करिए दोस्तों। अच्छा प्रश्न है, आईएएस प्री 2014 का एक क्वेश्चन है। और आपको बनाए कि क्या सही है। संवैधानिक सरकार जो राज्य की सत्ता के हित में व्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रभावकारी प्रतिबंध लगाती है। संवैधानिक सरकार प्रतिबंध नहीं लगाती है। राज्य की सत्ता के हित में, जनता के हित में कहती तो कुछ विचार किया जाता, लेकिन सत्ता के हित में व्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रभावकारी प्रतिबंध लगाती है। ये बात सीधे सीधे गलत है। जो व्यक्ति की स्वतंत्रता के हित में राज्य की सत्ता पर प्रभावकारी प्रतिबंध लगाती है, ये बात सही है। व्यक्ति की स्वतंत्रता के हित में राज्य की सत्ता पर प्रभावकारी प्रतिबंध लगाती है, ये संवैधानिक सरकार का एक विशेषता है। और दो वाला सही है, तो इसमें ऑप्शन बी क्या होगा, करेक्ट होगा, जिसमें दो दिया हो, केवल दो। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। इसकी व्याख्या आप लोग जानते ही हैं, लेकिन देख लेते हैं। संवैधानिक सरकार में सरकार की शक्ति का स्रोत संविधान होता है। संवैधानिक सरकार व्यक्ति की स्वतंत्रता के हित में राज्य की सत्ता पर प्रभावकारी प्रतिबंध लगाती है। वस्तुतः राज्य की निरंकुश सत्ता को व्यक्तिगत स्वतंत्रता के हित में सुरक्षित रखने के उद्देश्य से ही ब्रिटेन और अमेरिका में संविधानवाद का उदय हुआ। एक संवैधानिक सरकार में नागरिकों की स्वतंत्रता के संरक्षण हेतु संस्थागत क्रियाविधियां भी विद्यमान रहती है। तो नागरिकों की स्वतंत्रता के संरक्षण हेतु, तो जानते हैं संवैधानिक सरकार में जनता के ऊपर प्रतिबंध लगाना या उसकी स्वतंत्रता के ऊपर प्रतिबंध लगाना, ये संवैधानिक सरकार का लक्षण नहीं है। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 48 के आंसर करिए फटाफट। समाज में समानता के होने का एक निहितार्थ यह है कि उसमें विशेष अधिकार नहीं है। समाज में समानता के होने का एक निहितार्थ है कि विशेषाधिकारों का अभाव है, किसी को विशेष अधिकार नहीं है। समानता का यही मतलब होता है। और ये आईएएस प्री 2017 का क्वेश्चन है। तो समानता में विशेष अधिकारों का अभाव होता है। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। समानता के एक सामान्य अर्थ यह हुआ कि रंग, नस्ल, जाति, लिंग आदि के आधार पर किसी व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता। अगर व्यक्ति को विशेषाधिकार नहीं दिया जा सकता, और अतः समाज में समानता के होने का एक निहितार्थ यह है कि उसमें विशेषाधिकारों का अभाव है। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 49 के आंसर करिए। अच्छा क्वेश्चन है, सॉरी दोस्तों।
इसका आंसर फटाफट करिए। यूपीपीसीएस प्री 2017 का क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन है। भारत एवं अमेरिका की राजनीतिक व्यवस्थाओं के बीच निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं समान है? समान जो है वही आपसे पूछा गया है। तो देखिए, अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास हैं, ये समान नहीं है। भारत में अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास हैं, जबकि अमेरिका में अवशिष्ट शक्तियां राज्यों के पास हैं। ये जो है सही नहीं होगा। आगे चलते हैं। अवशिष्ट शक्तियां राज्यों के पास हैं, ये भी समान नहीं है। माने ये समान कैसे हो सकता है? देखिए, यहाँ पर केंद्र दे दिया, यहाँ पर राज्य दे दिया है, जबकि दोनों में अलग अलग है। भारत में अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास हैं और अमेरिका में अवशिष्ट शक्तियां राज्यों के पास हैं। राष्ट्रपति के पास पॉकेट वीटो की शक्ति है। ये जो है भारत और अमेरिका दोनों में समान है। राष्ट्रपति के पास पॉकेट वीटो की शक्ति है, ये सही है। उच्च सदन में कुछ मनोनीत सदस्य होते हैं। भारत में तो मनोनीत सदस्य होते हैं, लेकिन अमेरिका में कोई भी मनोनीत सदस्य नहीं होते, तो ये सही नहीं है। इस प्रकार से आपका ऑप्शन ए क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। अच्छा क्वेश्चन बनाया था इसने। तो चलिए आगे चलते हैं। देखिए, इसका एक्सप्लेनेशन जो बहुत सारगर्भित होता है। किसी विधेयक पर कोई भी कार्यवाही सकारात्मक या नकारात्मक न करने की राष्ट्रपति की शक्ति पॉकेट वीटो के रूप में जानी जाती है। अगर किसी विधेयक पर राष्ट्रपति कोई भी माने या तो न उसको स्वीकार करे न अस्वीकार करे, तो उसको पॉकेट वीटो कहते हैं। पॉकेट का मतलब कि पॉकेट में रख लिया। भारतीय राष्ट्रपति तथा अमेरिका राष्ट्रपति दोनों ही पॉकेट वीटो की शक्ति रखते हैं। दोनों के पास क्या है? पॉकेट वीटो की शक्ति है। यद्यपि अमेरिकी राष्ट्रपति की यह शक्ति भारतीय राष्ट्रपति की इस शक्ति के सापेक्ष छोटी है, क्योंकि उसे विधेयक पर कोई कार्यवाही न किए जाने की स्थिति में 10 दिन में विधेयक को वापस करना होता है। किसको? अमेरिका के राष्ट्रपति को। अगर वो कोई कुछ भी कार्रवाई नहीं करेंगे तो 10 दिन में वापस करना होता है। जबकि भारतीय संविधान में राष्ट्रपति हेतु ऐसी किसी समावधि का उल्लेख नहीं है। भारत तथा अमेरिका की राजनीतिक व्यवस्थाओं के बीच पॉकेट वीटो की शक्ति विशेषता ही समान है। भारत में अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास हैं तथा अमेरिका में राज्यों के पास हैं अवशिष्ट शक्तियां। अमेरिका के उच्च सदन में सभी सदस्य प्रत्यक्षतः निर्वाचित होते हैं, जबकि भारत में उच्च सदन राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूं और ये आप लोग जानते भी हैं। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। तो पॉकेट वीटो की शक्ति जो है, इसका मतलब ये कह सकते हैं कि विधेयक के मामले में अमेरिकी राष्ट्रपति का पॉकेट जो है भारतीय राष्ट्रपति के पॉकेट से कमजोर है। इस तरह से इसको समझ सकते हैं, क्योंकि अगर 10 दिन तक कोई निर्णय नहीं लेता है तो बिना कुछ कहे उसको वापस कर देता है। न तो स्वीकार किया न ही अस्वीकार किया, वापस कर दिया। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 50 का आंसर करिए फटाफट। और इसके बाद एक क्वेश्चन और बचता है। दूसरे प्रशासनिक आयोग ने शासन की बाधाओं की पहचान की। झारखंड तो देखिए, प्रशासनिक आयोग बनाए जाते हैं और प्रशासनिक आयोग जो है मेंस में बहुत काम आते हैं, क्योंकि आप एक प्रशासक बनने जा रहे हैं। तो ये कह रहा है कि दूसरे प्रशासनिक आयोग के कौन से प्रतिवेदन ने भारत में सुशासन की बाधाओं की पहचान की? तो इसमें ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नागरिक केंद्रित प्रशासन, शासन का केंद्र बिंदु।
नागरिक केंद्रित प्रशासन और शासन का केंद्र बिंदु। तो ये दूसरे प्रशासनिक आयोग का सुझाव था। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग की प्रतिवेदन संख्या 12 नागरिक केंद्रीय प्रशासन शासन के केंद्र बिंदु में भारत की सुशासन की बाधाओं की पहचान की गई है तथा सुशासन के लिए आवश्यक पूर्व शर्तें का उल्लेख है। शर्तों होना चाहिए, पूर्व शर्तों का उल्लेख है। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर था। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 51 का फटाफट आंसर करिए। ये देखिए उत्तर क्या कह रहा है। भारतीयताओं में एकता को प्रोन्नत करने हेतु निम्नलिखित में से किन संस्थाओं को आवश्यक माना गया है। एकता को बरकरार रखने के लिए या बढ़ावा देने के लिए कौन से संस्थाओं का होना जरूरी है, इसमें आपसे पूछा गया है। तो अंतरराज्यीय परिषद एवं विकास, राष्ट्रीय विकास परिषद, इनका जब आप कॉन्सेप्ट समझेंगे तो ये देखेंगे कि संघवाद में विविधताओं में एकता के लिए ये बहुत सहयोग काम करती हैं। ये सही है। वित्त आयोग एवं क्षेत्रीय परिषद, ये भी बात सही है। वित्त आयोग क्या करता है? वित्त आयोग जानते हैं ना, केंद्र के जो भी शेयर होते, टैक्स होते हैं, उसमें राज्य और केंद्र का शेयर निर्धारित करता है कि हर एक राज्य का कितना कितना शेयर होगा। ये भी सही है। एकल न्यायिक व्यवस्था एवं अखिल भारतीय सेवाएं, एकल न्यायिक व्यवस्था है तो इससे ये कोई राज्य जो है उसको अपने अनुसार मोल्ड नहीं कर पाता है। और अखिल भारतीय सेवाएं भी हैं। अखिल भारतीय सेवाएं हमेशा भारत को एकता के सूत्र में बांधे रहती हैं। ये भी सही है। तो ऑप्शन डी आपके यहाँ पर करेक्ट होगा, उपयुक्त सभी। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। ये उसी चीज का व्याख्या है, आइए जल्दी जल्दी देख लेते हैं। भारतीय संघवाद में विविधताओं में एकता को प्रोन्नत करने हेतु उपयुक्त सभी संस्थाओं को आवश्यक माना गया है। अंतर्राज्य परिषद तथा राष्ट्रीय विकास परिषद, वित्त आयोग एवं क्षेत्रीय परिषद, एकल न्यायिक व्यवस्था एवं अखिल भारतीय सेवाएं संघवाद में विविधताओं में एकता प्रोत्साहित करते हैं, जिससे संघ और राज्य आपस में जुड़े रहते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 263 में अंतर्राज्य परिषद का उल्लेख है। राज्य का आपस में अथवा संघ से विवाद की स्थिति में, राज्य का आपस में अथवा संघ से विवाद की स्थिति में राष्ट्रपति द्वारा अंतर्राज्य परिषद का गठन किया जाता है। योजनाओं के निर्माण में राज्यों की भागीदारी के लिए राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना की जाती है। योजनाओं के निर्माण में राज्यों की भागीदारी के लिए राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना की जाती है, जिसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री तथा सदस्य राज्यों के मुख्यमंत्री होते हैं। संघ और राज्यों के बीच करों के शुद्ध आगमों, संचित निधि में राज्यों के राजस्व में सहायता अनुदान को शामिल करने आदि के लिए अनुच्छेद 280 के तहत राष्ट्रपति द्वारा वित्त आयोग की स्थापना की जाती है। केंद्र और राज्यों के बीच तथा राज्यों की आपसी अमान्यताओं को स्वतंत्र एवं निष्पक्ष विचार विमर्श के माध्यम से सुलझाने के लिए क्षेत्रीय परिषदों की स्थापना की जाती है। भारत में एकल न्यायिक व्यवस्था को अपनाया गया है, जिसमें उच्चतम न्यायालय सर्वोच्च है और इसके द्वारा दिया गया निर्णय सर्वमान्य एवं अंतिम होता है। अनुच्छेद 312 में अखिल भारतीय सेवाओं का उल्लेख किया गया है। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों।
तो वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिए ताकि आपके दूसरे मित्र तक भी पहुंचे, और सब्सक्राइब करके घंटी के आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको हर एक वीडियो को नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों, आज की सभा यहीं तक, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।